Hello. Very good evening to all. Welcome to Sainik class, which is a part of Teach More. गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास 11 के पहले चैप्टर को हम लोग आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, तो आज पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, तो जितना हो सकेगा आज हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन हो अगर सब्जेक्ट में तो मुझे आप यहाँ पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग नंदिनी, गुड इवनिंग। ओके, चलिए आज हम लोग यहाँ पे क्लासेस शुरू करें। तो अर्थशास्त्र प्राचीन लोगों के आधार पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये सुन लीजिए कि इनकी पहले हम परिभाषा देखते हैं, है ना। कि परिभाषा जो इनकी दी गई है, मतलब अर्थशास्त्र का जो परिभाषा दिया यहाँ पे गया हुआ है, तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो सभी अपने अपने तरीके से यहाँ पे परिभाषा को यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र का जो परिभाषा देखें तो उनका मानना था कि अर्थशास्त्र जो है वो एक धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फादर ऑफ इकोनॉमिक, कल हम लोग यहाँ पे कल के क्लास में हम लोग यहाँ पे फादर ऑफ वर्ल्ड पढ़े थे ना। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक किसे कहते थे। फादर ऑफ इकोनॉमिक यहाँ पे हो जाएंगे कौन? एडम स्मिथ, है ना। एडम स्मिथ। ओके, तो एडम स्मिथ का कहना क्या है यहाँ पे, इनका एक पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, सुनो, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का यहाँ पे नाम है एन इंक्वायरी। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू, हम पूरा नाम यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इनटू नेचर एंड causes of हेल्थ, सॉरी वेल्थ हो गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, ये वेल्थ हो जाएगा, इसको डब्ल्यू कर दो, ये वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये जो पुस्तक लिखी गई है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो पुस्तक है ये अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ जी की पुस्तक है, जिसका मतलब प्रकाशन 1776 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, 1776 में इसका प्रकाशन किया गया था। अब इस किताब के अनुसार, इनके बुक के अनुसार अर्थशास्त्र है क्या, है ना, ये जानते हैं। तो अर्थशास्त्र को हम लोग यहाँ पे धन का विज्ञान तो माना ही है, इसके साथ साथ बहुतों का यहाँ माना कि मतलब जब हम लोग अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जब हम मनुष्य अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कुछ धन का लेन देन करते हैं, ठीक है, या फिर हम धन को देते हैं, तो इसका जो अध्ययन है ये अर्थशास्त्र कहलाएगा। ओके, समझ में आया कि नेचुरली हम लोग क्या देखते हैं कि जब लाइफ में कोई भी चीजों की जरूरत पड़ती है तो हमें उस जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। ठीक है, कोई भी चीज हमें मुफ्त में नहीं मिलती है। तो जब हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई चीज अदा करते हैं, कोई चीज का पेमेंट करते हैं, ठीक है, ये पैसे देते हैं, तो इसका जो अध्ययन होता है, इसका पूरा जो लेखा जोखा होता है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, साधारण भाषा में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखिए हम यहाँ पे एक उदाहरण आपके लिए लेकर भी आए हैं। जैसे अर्थशास्त्री मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। जब हम यहाँ पे अपना मानवीय व्यवहार को यहाँ पे मतलब लाते हैं, जैसे हमें जो जीने के लिए जो निजी जरूरतों की चीजें की आवश्यकता पड़ती है, जैसे खान पान की चीजें हुआ, कपड़े की, मकान की, है ना, ये बेसिक चीजें हैं। ये जब
इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम कुछ पैसे देते हैं किसी को, ठीक है? जब हमें चाहिए होगा तो इसके बदले हमको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारा जो अध्ययन है हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं, ठीक है? साधारण भाषा में यही बात घूम फिर के वहीं पे पहुंचते हैं, क्या कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, ठीक है? जो धन का अध्ययन करता है। इसके अलावा एडम स्मिथ और कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी इनकी परिभाषा की कुछ विशेषताएं दी हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि जैसे एक पहला नंबर हम बता देते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है, ना कि मानव, ठीक है? अर्थशास्त्र के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? धन है, मानव नहीं है। दूसरे अर्थशास्त्री के अनुसार क्या कहा गया है कि मानव के सुखों का आधार ही क्या है? धन है। और जब हम धन का अध्ययन करते हैं तो वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, है ना? सिंपली अगर हम लोग पूरा सारांश का जो जोड़ निकालते हैं तो सारांश क्या होता है कि आर्थिक वस्तु ही धन है ना? आर्थिक वस्तुएं ही धन है। तो देखिए अर्थशास्त्री यहाँ पे एडम स्मिथ के द्वारा ये जो परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है कि जिसमें अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन है जिससे मानव की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण में लाभदायक होता है, ठीक है? लाभदायक होता है। ओके, उसके बाद देखिए कुछ अवधारणा देखेंगे और इसके बाद और भी हम लोग परिभाषा यहाँ पे देखेंगे। अगर कोई दिक्कत हो रही है राजनंदिनी तो आप हमको यहाँ पे मैसेज कर सकती है कि हाँ आपको यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है? सिंपली अभी हमको ऐसा चीज यहाँ समझाया ही नहीं है, केवल हम यहाँ पे इतना ही बताया है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक कौन है? एडम स्मिथ। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी? एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिनका प्रकाशन 1776 ईस्वी में किया गया था। उनके अनुसार या प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो धन का अध्ययन है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ, हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक देखें तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। एक सिंपल भाषा में, अब एक जो हम लोग जनरली यूज जो भाषा करते हैं उसी भाषा में आपको हम अब समझाते हैं। हम लोग समाज में रहते हैं, ठीक है? तो मनुष्य क्या है? एक प्रकार से सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक प्रकार से सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसे कोई फ्री फंड में नहीं मिलता है, ठीक है? फ्री में नहीं मिलता है, उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ धन अदा करना पड़ता है। और ये जितनी भी क्रियाएं हुई इस सबका अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र है, ठीक है? ये सबका अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। अभी आपको मान लीजिए एक ड्रेस की आवश्यकता हो गई, आपको पार्टी में जानी है, आपको एक ड्रेस की आवश्यकता हो गई। अब उस ड्रेस को लेने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ठीक है? और पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? जब तक आप किसी को सेवा नहीं देंगे, जब तक आप कोई चीज किसी को देंगे नहीं या फिर बिक्री नहीं करेंगे, विक्रय नहीं करेंगे, तब तक आपको अमाउंट नहीं मिलने वाला, पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है? आप तो घर में रहती हैं, लेकिन घर में पैसा आता कहाँ से? जाहिर सी बात है आपके जो घर के हेड है वो कुछ काम करते होंगे, ठीक है? कुछ काम करते होंगे और पैसे कमाते होंगे। तो ये सब जितनी भी क्रियाएं हो रही है, पैसे कमाना, फिर उस पैसे से अपनी जरूरतों को पूरा करना, ये सब कुछ अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र में मानव की 3 मुख्य आवश्यकताएं होती है जिसको हम लोग आधारभूत आवश्यकता कहते हैं। पहला क्या है? रोटी। दूसरा यहाँ पे कपड़ा और मकान। इसमें मूवी मूवी भी है ना, बहुत पुरानी मूवी है कि रोटी कपड़ा और मकान, देख लेना, ठीक है? देख लेना पता चल जाएगा, ठीक है? अच्छा अजनेहा नहीं है क्या? हंस रही हो? ओके, ठीक है। उसे बहुत थोड़ा सा टफ लग रहा था तो हम सोचे कि एक बार बता दें। ओके चलिए, हालांकि आप अगर कॉमर्स ली हैं तो ये आपके लिए यूजफुल सब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है ना? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे
कुछ इकाइयाँ देखेंगे, ठीक है? प्रोडक्शन की कुछ यूनिट होती है। अगर हम कोई चीज़ को उत्पादन करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इकाई होती है। बिना इकाई का कोई चीज़ को उत्पादन नहीं होता है, ठीक है? जैसे आपको शिक्षा अध्ययन करना है, आपको शिक्षा चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिल सकता है, ट्यूशन से मिल सकता है ना? तो क्या हुआ? यूनिट हुआ, ओके? आपको कोई सामान खरीदना है तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा। कोई सामान को उत्पादन करना है तो फैक्ट्री में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? किसी अनाज का उत्पादन करना है तो आपको कृषि से या ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ के लिए क्या होता है? यूनिट होता है, सब चीज़ की इकाइयाँ होती हैं, ठीक है? तो उत्पादन इकाई का मतलब ये हुआ कि जो ज़रूरतों का चीज़ को क्या करता है? प्रोडक्ट को बनाता हो, ठीक है? जो प्रोडक्ट को बनाता हो वो क्या होता है? उत्पादन इकाइयाँ कहलाती है। देखिए, उदाहरण में देखते हैं, वे सभी साधन जहां से धन उपार्जन किया जाता है, उत्पादन इकाइयां कहलाती है। जैसे ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री और कृषि, ठीक है? ये वो यूनिट्स है जहां पर सामान का उत्पादन होता है और उस उत्पादन के द्वारा हम क्या करते हैं? धन को कमाते हैं, ये धन का उपार्जन करते हैं, ठीक है? अगर ऑफिस नहीं होगा, दुकान नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं होगी, कृषि नहीं होगी, तो ये सब चीजें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये कहाँ से हमें मिलेगा? ठीक है? ये सब हमको कहाँ से मिलेगा? तो ये कुछ इकाइयाँ होती है जो हमारे बेसिक चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। ठीक है? ऑफिस है, दुकान, फैक्ट्री और कृषि। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था सॉरी। ओके। जैसे देखिए, अर्थव्यवस्था आजीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है? सभी उत्पादन इकाइयाँ मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। हमारे जीवन का जो हम लोग को जो कमाते हैं, ठीक है? कमाना ही क्या है? हमारा महत्वपूर्ण साधन है। क्यों? जब तक हम कमाएँगे नहीं, तब तक हमारे ज़रूरतों का पूरा नहीं हो पाएगा। ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो सभी उत्पादन इकाइयाँ मिलकर ही क्या करती है? अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। उत्पादन इकाइयों में अभी आपको देखें, जैसे कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, ठीक है? कोई कारखाना, कृषि क्षेत्र बोल सकते हैं या फिर ज़मीन बोल सकते हैं, ठीक है? ये क्या है? कुछ इकाइयाँ हैं। तो जब तक ये इकाइयाँ नहीं होगी, तब तक उत्पादन नहीं होगा और जब तक उत्पादन नहीं होगा, तब तक हमें हमारी ज़रूरत पूरा नहीं हो सकती। मतलब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है? देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं 3 कारकों के लिए मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है। ज़ाहिर-सी बात है। 3 टाइम की रोटी तो होनी ही चाहिए, है ना? 3 टाइम की रोटी तो होनी चाहिए। शरीर पे कम से कम 1 जोड़ी कपड़े तो होनी चाहिए और एक छत की आवश्यकता होती है। मतलब ये क्या है? बेसिक नीड है हमारा, ठीक है? बेसिक नीड है और हम इतना जो मेहनत करते हैं, दर-दर की ठोकरें खाते हैं, ठीक है? झगड़ लेते हैं, कुछ-कुछ पैसों को बचाने के लिए झगड़ लेते हैं, ये सब कुछ जो है, ये हम किस लिए करते हैं? या तो रोटी के लिए करते हैं या कपड़े के लिए करते हैं या मकान के लिए करते हैं, है ना? है कि नहीं? लेकिन कुछ-कुछ यहाँ पे लड़कियाँ जो होती है, मेकअप के लिए भी कर लेती है ये काम, है कि नहीं बताओ? मेकअप के लिए भी कर लेती है या फिर कुछ उसको अच्छा खाना होता है तो उसके लिए भी वो क्या करती है? आर्थिक क्रियाओं से जुड़ जाती है, ठीक है? तो सभी प्रकार की जो क्रियाएँ हैं ये क्या हो गई? ये आर्थिक क्रियाएँ कहलाती है, ठीक है? और हम इनको अर्जित करने के लिए जो काम करते हैं, वो क्या होता है? आर्थिक क्रिया होता है। ठीक है? हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी क्रियाएँ करते रहते हैं जिसमें से कई धन उपार्जन से उद्देश्य से की जाती है। ठीक है? हम जो अपने दैनिक जीवन में काम करते हैं, कुछ ऐसे भी क्रियाएँ होती हैं जिसको हम केवल क्या करते हैं? धन कमाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी घर से बाहर ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस किस लिए जाते हैं? काम करने के लिए जाते हैं। किसी के पापा बाज़ार में काम करते हैं, तो बाज़ार में किस लिए जाते हैं? धन कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है? किसी के पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो किस लिए काम करते हैं? धन कमाने के लिए करते हैं, ताकि वो अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। तो ये सारी चीज़ें तो आर्थिक क्रियाएँ हुई ना? ये सारी चीज़ें आर्थिक क्रियाएँ हुई। देखिए, जो कई बिना किसी स्वार्थ
एवं धन उपार्जन के उद्देश्य के बिना ही की जाती है। ये लाइन थोड़ा-सा देख लीजिए। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी क्रियाएँ करते रहते हैं, जिनमें से कई धन उपार्जन से की जाती है, तो कई बिना किसी स्वार्थ और धन उपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। तो कुछ काम जो होता है हम लोग वहाँ पे पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ काम जो होता है हम लोग यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं। अब कौन-सी काम जो है हम लोग पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं? कौन-सा काम है? जैसे सेवा, है ना? सेवा होता है, कुछ धार्मिक पूजा-पाठ, माता-पिता की सेवा हम लोग पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं, है ना? अपने गुरुजनों की सेवा हम लोग पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं। तो वर्क जो दैनिक जीवन में हम लोग काम करते हैं, 2 टाइप के काम करते हैं। एक होता है अर्थ कमाने के लिए, एक होता है अर्थ को नहीं कमाने के लिए, मतलब सेवा भावना से होता है, ठीक है? तो जो अर्थ कमाने के लिए होता है, जो धन कमाने के लिए होता है, वो वो आर्थिक क्रियाएँ कहलाएगी, और जो धन कमाने के लिए नहीं होता है, वो गैर आर्थिक क्रियाएँ कहलाएगी, ठीक है? तो आर्थिक क्रियाएँ में क्या-क्या आती है? जैसे मज़दूरी करना, खेती करना, चिकित्सा करना, हम लोग बोलते हैं ना नर्सिंग या फिर डॉक्टरी जो काम होता है वो, व्यापार करना, दुकान चलाना, ठीक है? ये सारे काम आर्थिक क्रियाएँ हुई। कैसे आर्थिक क्रियाएँ हुई? ये जो काम करने के लिए हम जो काम करते हैं, ये पैसे कमाने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है? खेत में काम हम किसी को फ्री फंड में थोड़ी करेंगे। जब हम हमारा परिवार सुखी से नहीं होगा, हमारा परिवार को भोजन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम खेती किसी को यहाँ पे क्या करेंगे? किस दूसरे को लाभ पहुँचाने के लिए करेंगे, ये खुद को हम यहाँ पे कुछ अर्निंग के लिए करेंगे, पहले ये बताइए। अर्निंग के लिए करेंगे, है ना? कुछ यहाँ पे देखिए, दैनिक जीवन में जो कुछ क्रियाएँ होती हैं, वो गैर आर्थिक भी होती है। तो गैर आर्थिक का उद्देश्य क्या होता है कि धन कमाना नहीं होता है, ठीक है? गैर आर्थिक क्रिया में धन कमाना नहीं होता है। तो उस क्रिया में कौन-कौन से काम आते हैं? सोशल वर्क, पूजा-पाठ कर लो, माता-पिता की सेवा कर लो, भाई-बहन की सेवा कर लो, गुरुजनों की सेवा कर लो, ठीक है? तो ये काम क्या हुआ? ये काम जो हुआ गैर आर्थिक क्रियाएँ हुई, ठीक है? तो आर्थिक क्रियाएँ देखिए यहाँ पे, आर्थिक क्रियाओं में हम लोग क्या-क्या देखते हैं, तो ये देखिए, वे क्रियाएँ जिनसे व्यक्ति धन व संपत्ति प्राप्त करता हो, अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है, अर्थात धन उपार्जन के उद्देश्य से की गई सभी क्रियाएँ आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है? क्या बोला जा रहा है कि जिससे व्यक्ति धन व संपत्ति प्राप्त करता है और अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। धन अर्थात धन उपार्जन के उद्देश्य से की गई जो क्रियाएँ होती है, वो आर्थिक क्रियाएँ कहलाती है। जैसे कपड़े बेचना, नौकरी करना, मज़दूरी करना, व्यवसाय करना, ये सब आर्थिक क्रियाएँ हैं। संसार के सभी व्यक्ति उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, ठीक है? एक होता है क्या? उपभोक्ता, कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है? कंज्यूमर क्या करता है? चीज़ों को कंज़र्व करता है, मतलब यूज़ करता है, उपभोग करता है, ठीक है? उपभोग करता है, तो हम जो सामानों का उपभोग करता है, जो यूज़ करता है, उसको उपभोक्ता बोलते हैं, और जो सामान का उत्पादन करता है, उसको उत्पादक कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, संसार के हर व्यक्ति क्या है? उपभोक्ता है, हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है, क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ का उपभोग तो अवश्य करता ही है। ठीक है? किसी न किसी चीज़ का उपभोग तो वो करता ही है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुएँ अथवा सेवाओं का उपभोग करते हैं। ठीक है? अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ वस्तुएँ होती हैं, कुछ सेवाएँ होती हैं। वस्तुओं को मतलब आप अपने ऊपर ले लीजिए। जैसे आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें क्या हुई? आपका मेकअप किट, ओके? आपके अच्छे-अच्छे जो फ़ास्ट फूड होते हैं, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हुई। इसलिए भी कह रहे हैं ताकि आपको संतुष्टि मिले। सेवा क्या है? तो आप अपने घरों में अपने काम से बचने के लिए नौकरानियाँ रखते हैं। रखते हैं ना? काम वाली रखते हैं ना? बुरा नहीं मानोगी मेरी बात को, ठीक है? हम समझाने का एक मतलब समझाने का एक तरीका यूज़ करें, इसको एग्ज़ाम में लिख मत देना, ठीक है? तो सेवाओं को उपभोग करते हैं, उससे सेवा लेते हैं। बदले में क्या करते हैं? बदले में हम उसको पैसे देते हैं, ठीक है? तो सेवा उपभोग करते हैं। तो हम किस लिए कर रहे हैं? अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, आर्थिक क्रिया में क्या होता है? एक उत्पादन होता है,
ठीक है, जिसमें किसी चीज का उत्पादन किया जाता है। उपभोग का मतलब होता है क्या, कि हम उस चीज को क्या करें, यूज कर रहे हैं। निवेश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जानते होंगे कि आपको एक यहाँ पे बिजनेस शुरू करनी है। ठीक है, अब बिजनेस में क्या करते हैं, कुछ पैसा को आप लगाते हैं इस जगह पे, इसको बोलते हैं निवेश करना। ठीक है, बिजनेस शुरू करने के लिए जो अमाउंट की आवश्यकता होती है उसको आप यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, निवेश करना कहलाता है। विनिमय क्या कहलाता है अब मान लीजिए आप अपने बचाए हुए पैसे से कुछ एक दुकान खरीद लिया, उस दुकान में कुछ सामान डाल दिए। ठीक है, उस दुकान में कुछ सामान को रख दिया। अब लोग आपके पास वो सामान को खरीदने आते हैं, तो आप बदले में उस सामान को देते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं। आप सामान देते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं। आप खुद देखिए, जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप एक चिप्स का पैकेट लीजिए तो आप उसके लिए 10 रुपए या 20 रुपए अदा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, एक्सचेंज कहलाती है। वितरण क्या होता है, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फैलाव, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक चिप्स का कारखाना हो। ठीक है, आपका यहाँ पे एक चिप्स का कारखाना हो, लेकिन चिप्स का उपयोग केवल एक ही दुकान करे ये तो नहीं हो सकता ना। आप क्या करेंगे, इसका एड बनाकर इसके बारे में बताएंगे और मार्केट के अलग अलग कोने में इसको क्या कर देंगे, अपने सामान को फैला देंगे। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ही गिनी जाती है। क्या बोले, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, उपभोग मतलब उसको यूज करना, निवेश मतलब इन्वेस्ट करना, विनिमय मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना या लेना। ठीक है, पैसे अगर हम पैसे दे रहे हैं तो इस बदले में हम कुछ सामान लेते हैं तो इसको कहलाता है एक्सचेंज। वितरण मतलब सामानों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग एरिया में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्पॉट में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वितरण। अच्छा पहले ये बताइए, जब पैसे नहीं थे, जब पैसे दुनिया में नहीं थी, ठीक है, तब वो अपनी जरूरत को पूरा कैसे करते थे, कोई आइडिया है आपको। जब लोगों के पास पैसे नाम का ज्ञान नहीं था, पैसे के बारे में वो जानते ही नहीं थे, ठीक है, तो वो लोग कैसे करते थे, वहां पे अपना गुजारा कैसे करते होंगे। तो सुनिए, वो अपना गुजारा वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा करते होंगे। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब हुआ कि जैसे दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप नंदनी है और नेहा है। ठीक है, नंदनी है और नेहा है। अब नंदनी के पास गेहूं है और नेहा के पास कपड़े हैं। नंदनी को कपड़ों की आवश्यकता है और नेहा को अनाज की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे आप लोग, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, उसे जो जरूरत है वो ले लेंगी, आपको जो जरूरत है आप ले लीजिएगा। इससे क्या हो गई कि आपकी जरूरत भी पूरा हो गई, उसकी जरूरत भी पूरा हो गई। इसके लिए आपने कोई पैसे अदा नहीं किए क्योंकि आपको उस समय पैसे का ज्ञान नहीं था, तो आपने वस्तु के द्वारा एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, एक्सचेंज कर लिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या आप बताइए, जब ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कर रहे हैं तो क्या कोई दिक्कत होता होगा, कोई भी दिक्कत होती है क्या, बताइए जरा सा। दिक्कत होती थी। ठीक है, दिक्कत होती थी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अनाज है। ठीक है, आपके पास अनाज है और किसी एक के पास क्या है, जैसे कोई पशु है, जैसे बैल है। ठीक है, किसी के पास बैल है और आपके पास अनाज है। आपको और अनाज की उत्पादन करना है, तो और अनाज उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, बैल की आवश्यकता है। और जिसके पास बैल है उसको अनाज चाहिए। अब आप बताइए, आपका अनाज बैल के बदले में जाएगा तो क्या मात्रा में, क्वांटिटी में फर्क आएगा, किसी के पास कम हो रहा, किसी के पास ज्यादा हो रहा, है ना। दिक्कत तो यहाँ पे आ रही है, दिक्कत तो यहाँ पे आ रही है। तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए पैसे, रुपया या कौड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, कौड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा। सुनिए कभी, तुमको फूटी कौड़ी नहीं देंगे, सुनिए ऐसा बोला था ना कभी कभी, अरे तुमको फूटी कौड़ी नहीं देंगे। फूटी कौड़ी का मतलब कोई यूं ही नहीं कह दिया। ठीक है, ये जो हमारे दादा नाना या दादी नानी जो हमारे सामने बोलती थी, उनकी कहावत हर जगह पे गलत नहीं होती। ठीक है, एक्चुअली उनकी कहावत गलत होती ही नहीं थी, क्योंकि जब वो लोग बातें करते तो उनके बातों में कुछ ना कुछ मीनिंग होता था। पहले कौड़ी चलती थी। ठीक है, कौड़ी देखी हो ना,
वो जो व्हाइट कलर के छोटे-छोटे देखी होगी बहुत, अभी अभी हम लोग सजावट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अभी हम लोग सजावट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पहले विनिमय का एक माध्यम था, ठीक है? विनिमय का एक माध्यम था पहले। तो फूटी कौड़ी का मतलब जब कौड़ी ज़रा-सा भी चटक जाती थी ना, तो मार्केट वैल्यू उसका कम हो जाता था, ठीक है? मतलब फिर उसका यूज़ नहीं होता था, यूज़लेस हो जाता था। तो इसलिए कहा जाता है ना, उसको फूटी कौड़ी दे देंगे, क्योंकि फूटी कौड़ी का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, ठीक है? समझ गई ना? अगर समझ गए थंब अप कर दीजिए एक बार। अगर समझ गए हैं तो थंब अप कर दीजिए नंदिनी। ओके, आगे देखिए। अब हम लोग एक-एक करके उस इकाइयों को जानेंगे। सबसे पहला क्या है? उत्पादन। उत्पादन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर उपभोग लायक बनाया जाता है, ताकि वस्तु की उपयोगिता तथा सेवाओं में वृद्धि की जा सके, उत्पादन कहलाता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कच्चा माल गन्ना है, ठीक है? कच्चा माल गन्ना है। अब गन्ना से क्या बनाया जाता है? गन्ना से क्या बनाया जाता है? कुछ बनाया जाता है गन्ना से? गन्ना से शुगर बनाई जाती है ना? गन्ना से शुगर बनाया जाता है। तो ये हुआ आपका कच्चा माल, ठीक है? अब इसको यूज़ करने के लिए क्या बनाया गया? शुगर बनाया गया, ठीक है? शुगर बनाया गया। तो उपभोग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? चीनी यूज़ करते हैं। अब बताइए, चाय पीना हो आपको, अब गन्ना का रस थोड़ी डालेंगे, तो क्या डालिएगा? वहाँ पे चीनी डालिएगा ना, चीनी का इस्तेमाल करना आपको। तो उपयोग करने के लिए कच्चा माल का यूज़ करके हम कुछ और चीज़ें बना देते हैं, ठीक है? हम कुछ और चीज़ें बना देते हैं। तो वो वस्तु क्या हो गई? उत्पादन, ठीक है? वही वस्तु क्या हो गई? उत्पादन हो गई, वही उत्पादन कहलाया। देखिए, जैसे गेहूँ एवं चीनी जैसे कच्चे माल के उपयोग से बिस्किट बनाना एक उत्पादन क्रिया है, ठीक है? चीनी से और गेहूँ को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बिस्किट बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से उत्पादन क्रिया है। मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों को डॉक्टर बनाना, लॉ कॉलेज द्वारा छात्रों को वकील बनाना और सेवा क्षेत्र में उत्पादन के उदाहरण हैं, ठीक है? जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, तो जब हम लोग मेडिकल पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग एडमिशन लेने से पहले क्या होते हैं? एक ब्लैंक, है ना? पूरी तरह से ब्लैंक होते हैं। तो मेडिकल कॉलेज क्या होता है? एक ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करता है, ठीक है? उस ह्यूमन बॉडी को वो क्या करता है? शिक्षा देता है। कैसा शिक्षा देता है? ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके, इस टाइप की शिक्षा देता है। और वो ह्यूमन बॉडी एक बॉडी नहीं रहती, बल्कि एक डॉक्टर बन जाता है वो, ठीक है? और वो डॉक्टर जब मार्केट में आकर समाज में आकर जब दूसरों को सेवा करता है, तो ये भी क्या है? एक उत्पादन क्रिया से संबंधित है, ठीक है? उनकी सेवा क्षेत्र जो है वो उत्पादन क्रिया से संबंधित है। उसी प्रकार से लॉ कॉलेज में होता है, ठीक है? अब आप ही हैं, एक बच्ची हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं। अब आप क्या करेंगे? अलग-अलग क्षेत्रों को जॉइन करिएगा। या तो आप होटल मैनेजमेंट कीजिएगा, या फिर आप एक नर्स बनिएगा, या फिर आप जैसे आप सेना में जाइएगा, आप एक डॉक्टर बनिएगा। तो स्कूल क्या किया? आपको अच्छी तरह से निखार कर समाज के सामने एक ऐसे पर्सन के रूप में खड़ा कर दिया, जो आपको क्या करता है, जो आप क्या करती हैं, उसका सेवा करती हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ जो तो होता है, ये सेवा हो या फिर उत्पादन हो, ये उत्पादन क्रिया के अंतर्गत ही गिना जाता है, ठीक है? अब आते हैं उत्पादक, मैन्युफैक्चरिंग। जब वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है? मेन मोटिव क्या है? आय अर्जित करना। अब उसके इसको पर्पस करके वो क्या करता है? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है? और प्रॉफिट कमाता है, वही तो उत्पादक है, ठीक है? वही तो उत्पादक है। अब गेहूं और चीनी अपने आप तो मिक्स नहीं हो सकता। अपने आप मिक्स होकर बिस्किट बन जाएगा? नहीं, उसको बनाने के लिए कोई तो चाहिए। तो वो व्यक्ति ही है जो बनाता है, वो क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई लोहे की छड़ है, तो क्या वो अपने आप बन जाएगी? क्या चाहिए? लोहार की तो आवश्यकता है ही ना।
लोहा अपने आप थोड़ी लोहे की छड़ बन जाएगा, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहार चाहिए। तो वो जो लोहार पर्सन व्यक्ति जो हुआ, वो क्या हुआ? उत्पादक हुआ। उसी प्रकार से अनाज उत्पादन करने वाला किसान, लकड़ी के सामान बनाने वाला बढ़ई, लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, सोने की चीजें बनाने वाला सुनार, ये सब क्या है? उत्पादक है। ठीक है। बहुत से ऐसे फैक्ट्रियां भी होती है जो सामान का उत्पादन करता है। जैसे मान लीजिए गुड़िया बनाना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए गुड़िया बनाने या डॉल्स बनाने हैं, तो डॉल्स बनाने की कंपनी होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए रेशम का एक कपड़ा तैयार करना है, ये रेशम की कुछ वस्तुएं तैयार करनी है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? कारखाना चाहिए। कुछ जूट की चीजें तैयार करना है या कुछ कपड़े बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कारखाना चाहिए। तो ये एक उत्पादक है। ठीक है। ये एक उत्पादक है। कई क्षेत्रों में सरकार भी उत्पादन का कार्य करती है ना? कई क्षेत्रों में सरकार भी क्या करती है? उत्पादन का कार्य करती है। इसलिए सरकार भी क्या हो गई? उत्पादक हो गई। ठीक है। सरकार भी उत्पादक हो गई। उसके बाद देखिए इनकम। मेन तो क्या होता है? इनकम। हर काम जो यहाँ पे हुआ वो किसके लिए हुआ? इनकम के लिए हुआ। ठीक है। तो हम अपनी सेवा या वस्तु के बदले कुछ धन प्राप्त करते हैं, है ना? जब हम किसी को कोई सामान देते हैं तो उसके बदले में कुछ पैसे प्राप्त करते हैं, वही चीज क्या कहलाता है? आय कहलाता है। ठीक है। वही चीज आय कहलाता है। अब आय को हम लोग कई रूपों में माप सकते हैं। या तो आपका कोई डेली इनकम होता है, या मंथली इनकम होता है, या फिर ईयरली इनकम भी हो सकता है। ठीक है। ये जो इनकम है आपका डेली बेसिस पे भी हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, और ईयरली बेसिस पे भी ये इनकम आपका हो सकता है। ठीक है। समझ गए यहां तक? नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कि जब हम अच्छा यहीं पे देख लीजिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन एवं सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से नए परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, निवेश कहलाता है। ठीक है। जैसे आपको हम पहले बता चुके हैं कि मान लीजिए एक यहाँ पे क्या है? एक कारखाना है। ठीक है। एक कारखाना में हम यहाँ पे कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? अगर हम यहाँ पे आज 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर 20 लाख कमाएंगे भी तो, है ना? 20 लाख यहाँ पे इनकम भी तो करेंगे। अधिक और इनकम को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसे को लगाते हैं, वही क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है। कुछ ज्यादा कमाने के लिए या हम लोग क्या करते हैं? अपनी संपत्ति को वहां पे यूज करते हैं। जो जमा पूंजी होती है, अक्सर जमा पूंजी हम लोग कहते हैं ना, तो जो कैपिटल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि इन फ्यूचर हम ज्यादा यहाँ पे इनकम कर सके। ठीक है। ज्यादा इनकम कर सके, तो जब हम ज्यादा इनकम करेंगे तो हमको तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, तो यही कहलाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखिए वितरण क्या है? तो वितरण एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम के बीच आय का सही प्रकार से वितरण, ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके, या एक अध्ययन का विषय है जिसमें वितरण का सिद्धांत, जिसे हम वितरण का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है। देखिए ये क्या चीज है? ये वितरण होती क्या है? उत्पादन करना है। तो उत्पादन करने के लिए जमीन की तो आवश्यकता होती है ना? यहाँ पे याद कर लेना, ये उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है। उत्पादन के ये 4 महत्वपूर्ण कारक है क्या? सबसे पहले भूमि, मतलब जमीन होनी चाहिए। श्रम, मजदूरी होनी चाहिए। पूंजी, कैपिटल होनी चाहिए। और उद्यम, ये चीज होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। अब इसके बीच में क्या करते हैं? पैसा को बांट देते हैं। ठीक है। इसके बीच में काम जैसे जैसे बांटते हैं, वैसे वैसे हमको पैसा भी बांटना पड़ता है, ताकि क्या हो सके? इनसे हम और पैसे कमा सके। अब मान लीजिए कि आपने आपने खेत में जो उत्पादन हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके खेत में चावल हुई है। ठीक है। राइस का उत्पादन हुआ है। अब राइस को बेचने के बाद आप यहाँ पे 2 लाख रुपए का अर्निंग किए हैं। ठीक है। 2 लाख रुपए का अर्निंग किए हैं।
अब इस 2 लाख रुपए में आप क्या कीजिएगा, 1 लाख का प्रॉफिट अपने पास रखिएगा, ठीक है? और 1 लाख में बचा हुआ 1 लाख में आप इसको पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और कुछ पैसे कैपिटल के रूप में आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना? समझ गए? तो ये क्या कहलाए? वितरण कहलाए। किस लिए वितरण किए? इन फ्यूचर जब भी हम इस बार में 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो आने वाले समय में हम इससे डबल अर्निंग कर सकें, ठीक है? तो ये जो ये भी एक क्या है? एक अध्ययन का विषय है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वितरण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे आइए। उत्पादन के 4 कारक साधन हैं, 4 कारक साधन हैं, जिसमें से मूल्य निम्नलिखित है, ठीक है? देखिए, जैसे भूमि, भूमि से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? किराया। श्रम से प्राप्त होगा मजदूरी। पूंजी से क्या प्राप्त होगा? ब्याज। और उद्यमी से क्या प्राप्त होगा? लाभ। ये 4 पॉइंट आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है? ये 4 पॉइंट आपको रट्टा मार लेना है, ये एकदम से एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको बता दें कि एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में यहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है? इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एक-एक नंबर के, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए देखिए 4 ही पॉइंट है ना, 1 नंबर का आराम से इसमें दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ये याद कर लेना है, ठीक है? आगे देखिए, उपभोग, उत्पादन एवं वितरण, ये 3 अर्थशास्त्र के मुख्य घटक भी हैं, ठीक है? अगर हम लोग अर्थशास्त्र कहेंगे, अर्थशास्त्र में क्या देखेंगे? नहीं, बाहर से नहीं आता है, बाहर से कुछ नहीं आता है। कोई बाहर से नहीं आएगा, जो भी देता है वो बोर्ड के अनुसार आता है, ठीक है? और बोर्ड कोई बाहर का नहीं है, बल्कि अ, नहीं, स्कूल से नहीं बनता है, स्कूल से नहीं बनता है, बोर्ड्स बनाता है, ठीक है? क्वेश्चन जो है वो बोर्ड बनाते हैं, एग्जामिनर बाहर के जो होते हैं मतलब बोर्ड बनाता है, ठीक है? लेकिन ये मत सोचना कि बाहर से बन रहा है तो क्वेश्चन अलग आने वाला है, बिल्कुल नहीं। आपके सिलेबस के अंदर ही आएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, ठीक है? आपके बुक के, आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस के अंदर से ही एग्जाम में पेपर में आता है। इससे एक्स्ट्रा आप मत देखना कि हाँ बाहर से आया क्वेश्चन मतलब कुछ और भी आएगा, तो कुछ और नहीं आएगा, जो आपके सिलेबस में दिया गया वहीं से आएगा, ठीक है? ये बात मान के चलो। आगे देखो यहाँ पे, उपभोग, उत्पादन एवं वितरण, ये 3 अर्थशास्त्र के मुख्य घटक है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, इसका यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, ठीक है? उत्पादन करते हैं और वितरण करते हैं। इन्हीं 3 चीजों के द्वारा तो पूरा अर्थव्यवस्था चलता है ना? इन्हीं 3 चीजों के द्वारा तो पूरा अर्थव्यवस्था चलता है। देखिए, विनिमय, विनिमय एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है? विनिमय एक आर्थिक क्रिया है, जिसमें वस्तु एवं सेवा की खरीद बिक्री से संबंधित है, ठीक है? अगर आप किसी से वस्तु खरीदते हैं, तो आपको यहाँ पे धन देना पड़ता है। अगर आप नर्स से सेवा लेते हैं, तो भी आपको यहाँ पे धन देना पड़ता है, ठीक है? अगर आप किसी से सेवा वाला काम करवाते हैं, तो भी आपको यहाँ पे धन अदा करना पड़ता है। तो ये कहलाता है विनिमय। आजकल विनिमय की क्रिया मुद्रा के द्वारा ही होती है। पहले क्या था? सामान को देकर सामान ले लेना, ठीक है? वस्तु विनिमय प्रणाली था। लेकिन अब क्या है? विनिमय का जो मुख्य बेस क्या बन चुका है? मुद्रा बन चुका है, ठीक है? समझ गए ना? क्लियर हो यहाँ तक? ओके, ठीक है। 1 सेकंड, कुछ पेज खुल नहीं रहा, देखो क्या इश्यू है पता नहीं। मतलब 35 मिनट होने के बाद ये ऐप में अपने आप कुछ ना कुछ ड्रामा शुरू हो जाता है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम लोग यहीं तक क्लास को एंड करते हैं। इसके बाद जो भी होगा, इसके बाद का मैटर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डे में देख लेंगे। अगर मॉर्निंग में फ्री हैं तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास दे देंगे, आप देख लेना, ठीक है? आज भारत दर्शन का क्लास नहीं हुआ। आज हम सोचिए 11 का कुछ चैप्टर को यहाँ पे सॉल्व करवा दे। तो अभी ये चैप्टर काफी लंबा होने की वजह से इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है ना? ओके ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप रिवाइज। गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।